अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में हैं, जूम पे बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 चैप्टर थर्ड केमिकल बॉन्डिंग और नॉलेज 3.3 का सेकंड पार्ट आज हमने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा और इसने हमें बताया किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जब बेसिकली जब बनते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते हैं। उसमें देखा हमने ओवरलैपिंग दो तरह की थी, एक पाई बॉन्ड था और एक सिग्मा बॉन्ड था। पाई बॉन्ड के बारे में आप जानते हैं वो वीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है। ये सारी बातें हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इस नॉलेज में हमने क्या पढ़ना है, इस नॉलेज में एक नया मॉडल हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आपने जैसे कि लिमिटेशंस देखी थी हाइब्रिडाइजेशन की, उसने मॉलिक्यूल्स की जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स होती है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, वो नहीं एक्सप्लेन की थी वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन ने। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रोसीड करेगी और किस तरह से वो इस नेचर को एक्सप्लेन करेगी कि आइदर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं या डायमैग्नेटिक। ये क्या है, ये आगे आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको पता चलेगा। नॉलेज का नाम क्या है, एनालाइज हम करना सीखेंगे बॉन्ड एनर्जीज को, और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्ड ऑर्डर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल। ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर यूज होने वाली टर्म्स हैं, इनको हम अच्छे से सीखेंगे और इसके बाद हम बॉन्ड एनर्जी को भी एनालाइज करेंगे। प्रोग्रेशन ग्रिड के अंदर जो एसएलओस आपने कवर करने हैं इस नॉलेज के अंदर, तो वो 4 एसएलओस हैं। पहला एसएलओ है यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का एसएलओ है, आज हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। आज का जो हमारा फोकस है वो है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन लाइट ऑफ एमओटी, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2O2 F2 एंड हीलियम। तो ये सब कुछ 2 लेक्चर्स में कवर होगा। आज हम सेलिएंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें आपके सामने हैं, इन डायग्राम को आप एनालाइज करने की कोशिश करें, ये क्या है। 1 मिनट के लिए इस पे अपना दिमाग जरा चलाएं, ब्रेनस्टॉर्म करें और देखें कि क्या चीजें हैं। ये वो तमाम डायग्राम्स हैं जो अभी तो आपको बहुत मुश्किल लग रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी, इससे परेशान नहीं होना आपने। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले ये पैराग्राफ पढ़ना बड़ा जरूरी है जो आपको एक क्विक रिकैप देगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, लिविस स्ट्रक्चर पढ़े पहले, और लिविस स्ट्रक्चर एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हेल्प अस to understand the bonding present in थोड़ा सा अगर आप इसको बॉन्डिंग पैटर्न इन मॉलिक्यूल्स, यानी आपने ये समझा था वैलेंस लिविस स्ट्रक्चर की मदद से और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, मॉलिक्यूलर आयंस के अंदर कैसा बॉन्डिंग पैटर्न होता है। वेस्पर एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकाउंट फॉर द मॉलिक्यूलर शेप्स, यानी कि वेस्पर मॉडल ने और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको यह बताया था मॉलिक्यूल की शेप्स कैसी होती हैं। हाउएवर देयर आर फिनोमेनास दैट नन ऑफ दीज मॉडल कैन एक्सप्लेन। कुछ ऐसी चीजें थी जो इन मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज मॉडल एक्सप्लेन व्हाई O2 इज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड whereas नाइट्रोजन इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय वन। आपने नीचे ये डायग्राम देखें, ये 2 मैग्नेट के पोल्स लगे हुए हैं। जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन को इसमें थ्रो किया गया तो लिक्विड ऑक्सीजन इस रास्ते से जब गुजरी तो वो बाकायदा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई। अब ऑक्सीजन का ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का जो रवैया है वो हमें ना तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चला, ना हाइब्रिडाइजेशन से, और ना ही वेस्पर मॉडल से पता चला। We need molecular orbital theory। ये थ्योरी हमें बताएगी, like valence bond theory, molecular orbital theory invokes mixing atomic orbital। जैसे जो हमारी पिछला जो हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, एमओटी में भी ऐसा ही होगा।
In valence bond theory, the mixing results in hybrid or atomic orbital. Valence bond theory में आपने देखा था कि हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते थे ना, whereas जबकि molecular orbital theory is based on forming molecular orbitals. ये molecular orbitals को डील करेगी. A key difference between two type of orbital is that hybrid atomic orbitals are associated with a particular atom. यानी अभी ये मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा, ये फिर समझ आएगा. इन मॉलिक्यूल बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर स्प्रेड आउट ओवर द टू और मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल. क्या मतलब है इसका? ये चीज आपको मैं एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा. ये चीज, इसके लिए मैं एक यहां पर एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करता हूं. पहले एक यहां एक्स्ट्रा पेज ऐड कीजिएगा जी. डियर स्टूडेंट्स, जरा बात को समझने की कोशिश करें. बात कुछ इस तरह से है कि लेट्स से मैं आपको कहता हूं जी ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का वी ऑल नो डैट 1s1 ऑर्बिटल है. ये हमारे पास उसकी शक्ल आ गई. इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी है, उसका भी 1s1, ये उसकी शक्ल आ गई. ठीक है, अब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है. ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिर्फ इतना बताया था कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करने के बाद एक नई शक्ल इख्तियार करेंगे. ठीक है, इसमें एक क्लॉकवाइज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. ये बात आपने पढ़ी हुई है. यहां तक का सफर जो था, यहां तक आपको जो पहुंचाया था, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां तक जो आपको पहुंचाया था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ने पहुंचाया था. इससे अगली बात क्या है? इससे अगली बात यह है, जैसे कि आप ये देखते हैं कि ये दो वेव्स आपस में अगर इसका जो क्रस्ट और ट्रफ है वो अगर एग्जैक्टली इस तरह से पोजीशन हो जाए तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद जो नई वेव बनेगी वो ऐसी होगी. और अगर इस तरह हो कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट के सामने आ जाए, जैसे कि यहां पे हो रहा है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसके नतीजे में आपको इस तरह का एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी. ठीक है, इस चीज को जहन में रखते हुए अब आए वापस इलेक्ट्रॉन जो कि डुअल नेचर रखता है. इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी होती है और इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है. बहरहाल इस वेव नेचर की वजह से हम ये मान सकते हैं कि जब दो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के रहने का चांस 95% होता है, ऑर्बिटल कहते ही उसको हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होती है. अब जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्बिटल्स तो मिल रहे हैं लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूंकि उनकी वेव नेचर है तो ये ऐसा ही है जैसे दो वेव्स आपस में मिल रही हैं. अब जब दो वेव्स आपस में मिल रही हैं तो आपने देखा दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी या डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. अब अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये मेरे दो हाथ हैं, इनको मैं ओवरलैप करने लगा, ये ले ये ओवरलैप हो गए. अगर ये ओवरलैप इस तरह से है तो ये कंस्ट्रक्शन है, जमा हो गए. और अगर इसका उलट मैंने करना है, डिस्ट्रक्टिव करना है, तो फिर कैसी शेप होगी? ऐसी शेप होगी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने आगे यही बताया कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और साथ ये भी दिमाग में रखना है कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है. एस और एस अगर आपस में मिलेंगे, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो वो इस शक्ल का होगा, यानी नया जो ऑर्बिटल ओवरलैप्ड फॉर्म है ऑर्बिटल्स की वो ऐसी होगी अगर कंस्ट्रक्शन हुई. और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो जो हमारे पास नई ओवरलैपिंग है उसकी शक्ल, न्यू ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स जो है उनकी शक्ल ऐसी होगी. ये बात हमें वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पता थी, ये बात एक्स्ट्रा है. अच्छा, अब आते हैं वापस यहां पर, क्या लिखा है जी यहां पर?
Like valence bond theory, molecular orbital theory involves mixing orbitals, mixing atomic orbital. इसमें भी atomic orbital आपस में mix होते हैं. In valence bond theory, the mixing results in hybrid atomic orbital, whereas molecular orbital theory is based on forming molecular orbitals. अब ये जो मैंने दो orbitals आगे बनाए हैं, एक red और एक blue, ये अब किसके ऑर्बिटल्स हैं? ये बेसिकली H2 के हैं. ठीक है. अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना. ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने और नए ऑर्बिटल्स बताए हैं, खासतौर पर डिस्ट्रक्टिव वालों की बात कर रहा हूं, ये हमें वीबीटी में नहीं पता थे. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल और ऐड करना चाहूंगा ताकि मजीद क्लैरिटी मिल जाए. अब होता क्या था, जिस तरह हम यहां पर कार्बन को हाइब्रिडाइज्ड करते थे, sp3 आपने जैसे डायग्राम्स पढ़ी हैं लास्ट में. ठीक है. और उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन ओवरलैप करता था आकर. अब यहां तक ओवरलैप करने के बाद ये मॉलिक्यूल तो बन गया, लेकिन इस मॉलिक्यूल में ये जो ओवरलैपिंग है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डिस्कस होगी यहां पर, लेकिन अगर यहां पर कुछ मिसिंग था तो वो क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात ही नहीं थी यहां पर. ठीक है. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर याद रखिएगा दो तरह के पॉसिबिलिटीज हैं. ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो आपने अपने दिमाग में रखनी है. एक, जब भी मॉलिक्यूल डेवलप होता है तो उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, आइदर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ऑर्बिटल्स भी बनेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से भी ऑर्बिटल्स बनेंगे. डिस्ट्रक्टिव का आज से पहले नहीं पता था, वो यहां पर आके पता चला. अब चलते हैं आगे. अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बाद ये इनकी शेप्स ऐसी होंगी. ये सब कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि आप एडवांस लेवल पे जाके इस इक्वेशन को पढ़ोगे, जो कि वेव्स के फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए ये शेप्स को प्रिडिक्ट करता है, वो हमारे स्कोप से बाहर है कि भाई ये मिलने के बाद ऐसी शक्ल, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं. ये देखें, ये S और ये S और S ऑर्बिटल ओवरलैप किया. ये देखिए, ओवरलैप हो गया, सिंपल ओवरलैप हो गया. ओवरलैपिंग के बाद अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन के बाद इनकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, यानी जमा. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है. और अगर डिस्ट्रक्शन होगी तो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के उलट डिस्ट्रक्टिव की शेप है. वही चीज जो मैंने बोला आपको, ये कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव. आप देखें एग्जैक्टली ये जो शेप है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. इसके ऑपोजिट है. अच्छा, अगली बात मैं करता हूं. मैं फिर बता रहा हूं ये शेप्स मैं इस तरह क्यों है, इसके पीछे की लॉजिक मेरा दिल तो करता है बताऊं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे. फिजिक्स के भी वेव फंक्शन पूरा समझना पड़ेगा, वो आप बीएससी एमएससी में जाके पढ़ोगे. अभी सिर्फ इतना समझना है हमने कि ये जो हमारे पास ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इससे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंप्लीट नहीं पता थे. अच्छा, इसमें ये जो ऑर्बिटल है ये फेवर करता है बॉन्डिंग को. क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो स्टेबल होते हैं, लो इन एनर्जी होते हैं. कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन्स को उस पोजीशन में ले जाए कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए तो वो फेवरेबल है. इन द मीनवाइल जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मॉलिक्यूल के अंदर, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन को अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, लेस फेवरेबल है. तो याद रखिएगा बेटा, जब भी S और S ओवरलैप होगा, कंबाइन होंगे, तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज है. अच्छा, ये तो हो गया, ये मैंने दोबारा बता दिया, वही चीज बता दी कि S और S मिले, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने जो बॉन्डिंग को फेवर कर रहे हैं, और इसकी एग्जैक्ट उलट शेप. अच्छा, मैं शेप डिफरेंट तरह की क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपने डिफरेंट बुक्स पढ़नी होती हैं, उसमें आपको किसी बुक में ऐसी शेप मिल सकती है, ठीक है, किसी में ऐसी शेप मिल सकती है. दोनों का मकसद एक ही है कि ये कंस्ट्रक्टिव है और ये माइनस का साइन यहां पे क्या शो कर रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है. और साथ में ये एनर्जी का ग्राफ बता रहा है कि ये लो एनर्जी पे है और ये हाई एनर्जी पे है. अच्छा, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है इसलिए इसको सिग्मा
सिग्मा के नाम से लिखा गया है, सिग्मा 1s, क्योंकि 1s ऑर्बिटल था। और जो एंटी बॉन्डिंग होगा, डिस्ट्रक्टिव वाला होगा, बॉन्डिंग के खिलाफ होगा, उसको हम लिखेंगे तो वैसे ही, लेकिन साथ में क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। ये भी तरीका होता है इसको शो करने का। अच्छा जी, अब कुछ बुक्स में इसको ऐसे फर्दर वही चीज मैंने लिखी है, दोबारा ये सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं। जब भी 1s मान लो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, जब भी आपस में ओवरलैप करने आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव भी होगी और डिस्ट्रक्टिव भी होगी। ऐसी शक्ल भी आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी शक्ल भी देखने को मिल सकती है, ये वाली शक्ल, इस तरह से भी कुछ बुक्स में प्रेजेंटेशन मिलेगी, कुछ बुक्स में ऐसी भी प्रेजेंटेशन मिलेगी। ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा बच्चे ये समझ रहे होंगे शायद कि सर ये मॉलिक्यूल में ऐसे नीचे और ऊपर बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ये मॉलिक्यूल में तो ऐसे ही बनते हैं ना, देखें, मान लो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया और इनको रिप्रेजेंट मैं जरा रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये वो स्पेस है जहां पे न्यूक्लियस है, विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दरमियान में अगर ओवरलैपिंग रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पे स्टे करते हैं, तो समझ लो वो कहां पे है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। और अगर यहां पे रहने की बजाय या तो यहां रहेंगे या तो यहां रहेंगे, फिर अगर यहां नहीं रहेंगे तो फिर यहां रहेंगे। यहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि वेव्स की शक्ल में है ना इलेक्ट्रॉन, जिनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो फिर यहां पर आएंगे। अब जब इस हाइड्रोजन को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं आपको, ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जरा आपने मुझे बताना है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं एरिया, समझे यहां यहां इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कंस्ट्रक्टिव है, और अगर यहां यहां रहेंगे तो डिस्ट्रक्टिव है। या तो यहां रहेंगे या यहां रहेंगे। अच्छा अगर यहां पर है इलेक्ट्रॉन तो मजबूती से पकड़े हुआ है, उनको न्यूक्लियस के नजरों के सामने है, तोड़ना मुश्किल है उन्हें। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेंगे हाइड्रोजन को, तो उनको तोड़ना आसान है। मैं आपको एक आसान लफ्जों में और चीज समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है हाइड्रोजन गैस का, उस हाइड्रोजन गैस के कंटेनर में कोई अरबों खरबों की तादाद में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें से पॉसिबिलिटी है कि कुछ मॉलिक्यूल इस हालत में है जहां डिस्ट्रक्टिव है, और कुछ मॉलिक्यूल इस हालत में है जो कंस्ट्रक्टिव में है। तो अब इसका मैं अगर रिएक्शन करवाता हूं किसी और केमिकल के साथ, तो वो मॉलिक्यूल जो इस हालत में है आराम से बॉन्ड तोड़ेंगे और रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, और जो इस स्टेट में है, इस हालत में है, वो वेट करेंगे भी, उनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो ये कहने का मतलब यही है कि ये जो टोटल एरिया है जिसको अब मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करने वाला हूं, ये वो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की जहां वो रहेगा, ये वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी चांस है। यही तो आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि ये बैठा हुआ एक जगह पे, नहीं, उसकी इवन अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पाए जाने के चांसेस हैं। ठीक हो गया? ये तो मैंने आपको बता दी एस और एस की ओवरलैपिंग। और ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को जब ग्राफ में उतारोगे तो फिर डेफिनेटली स्टेबल वाले को लो एनर्जी पे बनाना पड़ेगा और अनस्टेबल वाले को हाई एनर्जी पे बनाना पड़ेगा जब आप इसको ग्राफ में उतारोगे। क्योंकि मैंने इसको ग्राफ में उतारा है ना ये, इसलिए फिर मुझे अलग अलग बनाना पड़ा। असल में तो ये इकट्ठे ही एक जगह पे ही होंगे ना सारा कुछ। आगे चलते हैं, ये देखें, ये एक और तरीका आ गया। अब इतनी कंप्लेक्स डायग्राम बनाना एग्जाम के लिए मुश्किल होता, समझने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम पेपर पे प्रेजेंट करते हैं, साइंटिस्ट इस इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके मॉलिक्यूल्स की जब ऑर्डरिंग कर उसके ऑर्बिटल्स की ऑर्डर करते हैं कि कौन से लो एनर्जी पे हैं, कौन से हाई एनर्जी पे हैं, तो वो सिर्फ एक लाइन लगाते हैं, एक ऑर्बिटल की जगह पे सिर्फ एक लाइन को प्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी ये जो सर्कल था ना एस का, वो सर्कल खत्म, अब ये लाइन आएगी यहां पर, ये सर्कल खत्म, ये लाइन आएगी यहां पर। ठीक है? अब ये कौन है और ये कौन है, इसको भी लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वो था, ये वाला डिस्ट्रक्टिव वाला, और ये कौन है जो इस शक्ल में था,
ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वाला। ठीक है, अब चूंकि शक्ल तो ऐसी नहीं ना बनानी हमने, वो तो मैंने समझ लिया। प्रेजेंटेशन में हम किसी भी शक्ल को, कोई भी शक्ल हो, लाइन से जाहिर करेंगे, सबको लाइन से शो करेंगे। ठीक हो गया, ये प्रेजेंटेशन के लिए तरीका है। एमओटी की जब आगे स्ट्रक्चर्स आपने बनानी है तो आपने इस तरह लाइन शो करनी है। तो शाबाश, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। समझाने वाले आपको ऐसे भी समझाएंगे कि बेटा मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम्स आते हैं करीब, एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, आधे नीचे आधे ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि वो ये बात जो करते हैं, इस तरह से समझाते हैं, उनके पीछे की लॉजिक क्या है, वो बस आपको मतलब एसएलओ है, एसएलओ की डिमांड एक है बताना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इंटर डिसिप्लिनरी करें और चीजों को बाकी सब्जेक्ट से जोड़ें, और जितनी ज्यादा आप कंसेप्चुअल पढ़ना शुरू करेंगे चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए कि इसकी असल शक्ल ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। अच्छा, आप जरा देखें, जरा गौर करें। अब जरा मुझे बताएं थोड़ा सा मजीद कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए, क्या लगता है आपको ये कौन है? मुझे तो लगता है आपको भी ये लगेगा 1s2। 1s2 कौन होता है? हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी कौन है? हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो 1s2 है। अब हीलियम और हीलियम आपस में मिले, क्योंकि मिलते नहीं है। लेट्स से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, हीलियम और हीलियम आपस में मिले, मिलने के बाद क्या हुआ, इनके s और s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए, ओवरलैप करने के बाद एक कंस्ट्रक्टिव बना, एक डिस्ट्रक्टिव बना। अब जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स निकल के अब मॉलिक्यूल्स में आएंगे। कैसे आएंगे? सोचें जी, शाबाश, सोचें जरा। ऑब्वियसली एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिल गए, और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए हैं, तो मैं तो एक काम करने वाला हूं अभी आपके सामने, आपने उससे परेशान नहीं होना। वो ये काम करने वाला हूं मैं, अब इस पे क्रॉस लगाने वाला हूं। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है भाई? दो चीजें थी, मिलकर ये दो बनी, तो ये खत्म हो गई। मतलब ये दो थी, मिलकर ये दो बनी, तो ये दो खत्म हो गई। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर आ गए डेफिनेटली। अब 4 हैं, पहले दो लो में जाएंगे, जब लो वाला फुल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह फुल हो जाएगी, तो फिर बाकी दो वाले कहां जाएंगे? डिस्ट्रक्टिव में जाएंगे। अब इसके बाद एक और चीज बताता हूं, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये हमें बताता है, एक नंबर है जिससे हमें पता चलता है कि दो एलिमेंट्स हैं जो वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनके दरमियान में कितने बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकाकार क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स उसको गिनो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को गिनो, और डिवाइड कर दो 2 पे। तो गिनो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हैं, डिवाइड कर दो 2 पे, तो आंसर आएगा 0। पता चला हीलियम H2 की शक्ल में नहीं होता, क्योंकि हीलियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाता। इस तरह बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल गया। अच्छा, पैरा डायमैग्नेटिक वो हम आगे जाके, अभी सिर्फ हम डायग्राम्स बनाना सीख रहे हैं। ये आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको S और S की ओवरलैपिंग सिखाई है। आगे एक और डायग्राम, ये देखिए, इसको फुल स्क्रीन करें। अब इस डायग्राम में देखें क्या है ये लास्ट वाली डायग्राम है। एक और तरीका है प्रेजेंट करने का, कुछ किताबों में आपको इस तरह लाइन मिलेगी, कुछ किताबों में आपको इस तरह बॉक्स फॉर्म में डायग्राम मिलेगी। हर ऑर्बिटल को बॉक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको भी बॉक्स में, इसको भी बॉक्स में, इसको भी बॉक्स में। यहां साथ मेंशन कर दिए सिग्मा 1s, और एंटी वाले को जैसे मैंने बोला सिग्मा स्टार 1s। दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थे, ये खत्म हो गए, इनसे मिलकर ये बने, एक बॉन्डिंग है और एक क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। साथ में एनर्जी ग्राफ है। कल इंशाल्लाह ताला आगे पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग और फर्दर हम चीजों को देखेंगे। आज सिर्फ हमने एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तक ही देखना था। क्वेश्चन बैंक जो दे रहा हूं लिमिटेड सा क्वेश्चन बैंक होगा, सिर्फ देखा ही हमने एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को है। तो कल से इंशाल्लाह बाकी पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैप थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, कुछ सोचे समझे क्या हो रहा है। ये भी ओवरलैप कर गए, ये तो पहले भी पढ़ा होगा हमने। ये क्या है सोचें जरा। इसी तरह ये वाई वाई की ओवरलैपिंग है जो साइड वाइज होगी। वाई तो तब होता है ना जब पी बन चुका होता है, तभी तो इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है ऐसे। अब ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ये बनेगा और ये बनेगा।
इसी तरह ये देखिए, ये Z है, PZ, सॉरी, ये PZ था और ये PY है, ये PY है, ये Y एक्सेस पे, ठीक है। वैसे बाय द वे आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कुछ बुक में हो सकता है इसको वाई लिखा हो, इसको PZ लिखा हो। कहने का मतलब एक एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस डिसाइड हो गया है तो एक्स एक्सिस के बाद डिसाइड होने के बाद जो वर्टिकल पोजीशन में होगा तो हम उसको वाई कहते हैं, और जिस तरह स्पेस में होगा उसको जी कहते हैं। वो तो फिर आप रोटेट करके उसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। मतलब अदर टू पोजीशंस अदर देन एक्स जो हैं वो एक जैसी ओवरलैप करेंगे, ये भी साइड वाइज ही ओवरलैप करेगा, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। अगेन यहां तो ये कंस्ट्रक्टिव करेगा, यहां ये डिस्ट्रक्टिव करेगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करेगा। इनको कल यूज करेंगे। जिस तरह मैंने एस को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है, पी को। अब पी में ये देखिए डिविजन्स आगे डिफरेंट तरह की, इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ये हमारे कल का लेक्चर का पार्ट है। यहां तक पढ़ने के बाद हमारा एमओटी खत्म हो जाएगा, इस तरह खत्म होगा कि हमें समझ आ जाएगा कैसे कैसे ऑर्बिटल्स को मिलाना है और कैसे कैसे। एक छोटी सी सिमुलेशन देख लें ताकि आपको आज का लेक्चर फर्दर, वैसे तो बाय द वे ये कल कंक्लूड होगा लेक्चर, लेकिन आज जो शुरुआत की है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप सिमुलेशन देख रहे हैं इसमें ये सर्कल रिप्रेजेंटेशन एस की है। अब सिग्मा सिग्मा स्टार, ये आगे तीन, अब देखो ना ये आगे तीन नीचे है, तीन ऊपर है, मतलब तीन बॉन्डिंग है, तीन एंटी बॉन्डिंग है। जाहिर सी बात है ये पी के लिए जगह छोड़ी हुई है। ये देखें जरा, ठीक है। तो ये वही चीज जो मैंने बताई, ये दो एस थे अब खत्म हो गए हैं, इनके वजह से अब इनको यहां पे एनिमेशन में भी खत्म कर देना चाहिए था। इनके बाद ये दो बने, ये कंस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्टिव, ये लो एनर्जी ये हाई एनर्जी। ये ग्राफ है, याद रखिए, ये मॉलिक्यूल के डायग्राम नहीं है, ये ग्राफ है। ग्राफ में हमने इस चीज का ख्याल रखना है, कौन नीचे है कौन ऊपर है। हकीकत में इन दोनों की जगह तो एक जगह ही होगी ना, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई। इसी तरह आगे देखें जरा, ये पी भी आपस में मिलेंगे और अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स पोजीशन करेंगे ग्राफ के अंदर। ये वैसे हमने कल पढ़ना है, आज सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कल हम इन ओवरलैपिंग्स को डिटेल से देखेंगे। आज हमने सिर्फ एस तक देखा और एस के लिए हमने हीलियम की एग्जांपल को देखा। जाते जाते मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपके लिए होमवर्क है, तो जरा बंद करें, व्हाइट बोर्ड पे ले। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने हीलियम की डायग्राम तो सीख ली, हाइड्रोजन की डायग्राम आप खुद बनाएं। क्या फर्क होगा हाइड्रोजन की डायग्राम में? शाबाश। अगर मैं इसी डायग्राम को हाइड्रोजन में चेंज करना चाहूं तो क्या करूंगा? शाबाश, बोले। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इधर दो की बजाय जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर भी दो की बजाय एक आएगा। वजह क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही क्या है, 1s1 1s1। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, हाँ ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, वही होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। एक मिनट तो जरा ये आगे नहीं जा रहा, जी पीछे, बस रोक दें। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलकर, क्योंकि वो तो खत्म हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, अब ये दोनों कोशिश करेंगे लो एनर्जी में रहे ना, हाई में तो नहीं रहेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाला खाली, क्योंकि टोटल दो थे, दो यहां पर अकोमोडेट हो गए। अब इसका भी जरा बॉन्ड ऑर्डर निकालें, आपको बताया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिने दो, माइनस एंटी बॉन्डिंग गिने सिफर, तकसीम करें दो पे तो जवाब आएगा 2/2, यानी कि एक, और बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहां एमओटी से हमें बॉन्ड ऑर्डर भी पता चलता है, और पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक वो क्या है वो मैं आप आगे जाके बताऊंगा। लेकिन इस डायग्राम से हमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, वो हमें उसको प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से हर चीज समझ आ गई है।
किसी किस्म का यहां तक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।